Welcome to all of you in MGV's Arts, Science and Commerce College, Malegaon City. आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू सिलेबस देखेंगे। इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे सिलेबस का कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। इन शॉर्ट हम इसको इस लेक्चर में हम उसको देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन से सब टॉपिक से पढ़ना है। तो आपका सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। सबसे पहले चैप्टर में इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे और उसकी डेफिनेशन और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सब टॉपिक्स है इसमें इंट्रोडक्शन एंड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और उसमें ये है मीनिंग एंड डेफिनेशन। उसके बाद हम उसकी मीनिंग और डेफिनेशन को देखेंगे। बी है इसमें नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम इन्वायरमेंट की नेचर के बारे में देखेंगे, वो ह्यूमन बींग के साथ कैसे नेचर को बिहेव करता है, उसका कैसा नेचर है। और इसको स्कोप के बारे में देखेंगे कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का स्कोप कैसा है और किन किन फील्ड में हम उसको यूटिलाइज करते हैं और हमें वो किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में काम आता है। एंड सिग्निफिकेंस और उसकी अहमियत के बारे में देखेंगे कि आज इन्वायरमेंट की स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है और किस तरीके से की जाती है और क्यों की जाती है, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में ये सब टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद सी रहेगा टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। बहुत सारी इन्वायरमेंट की टाइप्स है, तो इसमें हम टू मेजर टाइप्स से देखेंगे। सबसे पहली हम देखेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट देखेंगे और उसके बाद ह्यूमन इन्वायरमेंट देखेंगे। ये दो टाइप्स हम टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में देखेंगे। उसके बाद हम इकोसिस्टम देखेंगे, डेफिनेशन एंड कंसेप्ट। इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद उसको कंसेप्ट को देखेंगे कि ये कंसेप्ट इकोसिस्टम का कंसेप्ट किसने दिया और कब दिया। उसके बाद बी में देखेंगे हम स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे और स्ट्रक्चर में हम देखेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, यानी इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एंड फंक्शन, और वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में फंक्शन को प्ले करता है या काम को करता है। उसके बाद हम देखेंगे फूड चेन, यानी फूड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद ट्रॉपिक लेवल, और उसके बाद हम ट्रॉपिक लेवल को देखेंगे, फूड वेब को देखेंगे एंड एनर्जी फ्लो कि एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद सी देखेंगे हम मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, लेकिन अब यहाँ पर हम टू टाइप से देखेंगे, इक्वेटोरियल एंड रिवर इकोसिस्टम। यानी जो इक्वेटोरियल एरियाज में जो इकोसिस्टम है हमारी अर्थ पर, जो इक्वेटोरियल एरियाज है वहाँ की इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे। एंड रिवर इकोसिस्टम, और रिवर्स की जो इकोसिस्टम होती है उसमें उनके क्या फंक्शंस है, वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं रिवर्स वगैरह में, किस तरीके का उनका फूड चेन है, फूड वेब है, एनर्जी फ्लो कैसे होती है कि ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसके बारे में हम इसमें रिवर इकोसिस्टम में देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 मैन एंड इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप। दूसरे चैप्टर का नाम है मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। इसमें सब टॉपिक्स है द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड इन्वायरमेंट इन डिफरेंट रीजन। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट ह्यूमन बीइंग किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपने आप को किस तरीके से एडप्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है ह्यूमन लाइफ इन द माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में ह्यूमन लाइफ कैसी होती है, और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, और वहाँ का जो ह्यूमन बीइंग है या ह्यूमन है अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव करता है। उसके बाद टू रहेगा ह्यूमन लाइफ इन डिजर्ट रीजन। डिजर्ट रीजन का भी माउंटेन रीजन से क्लाइमेट अलग होता है, इन्वायरमेंट अलग होता है। तो डिजर्ट एरियाज में रहने वाला पर्सन या डिजर्ट एरियाज में रहने वाले लोग उस इन्वायरमेंट में अपने आप को किस तरीके से एडप्ट करते हैं, इसमें हम ये देखेंगे। तीसरा ह्यूमन लाइफ इन
द कोस्टल रीजन। कोस्टल एरियाज का भी एज कंपेयर टू अदर रीजन्स इन्वायरमेंट अलग होता है, और वहाँ पर किस तरीके से ह्यूमन बींग अपनी लाइफ को सरवाइव करता है, किस तरीके से वहाँ के इन्वायरमेंट पर किस तरीके से अफेक्ट होता है, इस चैप्टर में इस बारे में हम देखेंगे 3 पॉइंट में। चैप्टर नंबर 3 है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर 3 का नाम है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। उसमें सब टॉपिक्स है ग्लोबल इश्यूज एंड इंडियाज मेजर प्रॉब्लम्स। ग्लोबल इश्यूज क्या क्या इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ग्लोबल लेवल पर ह्यूमन बींग कौन कौन से इश्यूज को फेस कर रहा है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे। एंड इंडियाज मेजर प्रॉब्लम, और इंडिया जो हमारा मुल्क है, इंडिया जो हमारा कंट्री है, वो कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। इसमें ये है मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज। अब जो मेजर ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज है उसके बारे में हम देखेंगे, कॉजेस एंड इफेक्ट्स, और उसके क्या क्या कॉजेस हैं, यानी वो किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। एंड इफेक्ट्स, और उसका जो इश्यूज पैदा हो रहा है, जो इश्यूज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका इफेक्ट क्या हो रहा है, किस किस फील्ड में कौन कौन सी चीज़ों पर उसका इफेक्ट्स हो रहा है। सबसे पहला जो इश्यूज है हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज। ये सबसे बर्निंग इश्यूज है ग्लोबल लेवल पर। हर कंट्री, हर कॉन्टिनेंट, हर सिटीज़ को फेस कर रहे हैं कि तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सबसे बर्निंग इश्यू है। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। और दूसरा है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन। जो ओजोन डिप्लेशन है क्यों डिप्लेट हो रही है, कौन सी वजूहात की बिना पर, कौन से रीज़न की बिना पर ये डिप्लेट हो रही है, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इस टॉपिक में हम देखेंगे। उसके बाद है सी बायोडाइवर्सिटी डिप्लेशन। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे अर्थ पर बोलना चाहिए वैरायटी ऑफ लाइफ है, यानी हर तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर। तो ये किस तरीके से डिप्लेट हो रही है, ये किस तरीके से डेंजर में जा रही है, उसके क्या कॉजेस हैं और इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। उसमें उसके बाद सब टॉपिक 2 है मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया एंड कॉजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ। और इंडिया में कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स है, मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज है जो इंडिया आज फेस कर रहा है। उसमें सबसे पहले लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ डिप्लेट हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी हमारी डे बाय डे डिप्लेट हो रही है, उसको डेंजर हो रहा है, तेज़ी के साथ वो बर्बाद हो रही है। तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। बी है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी एक अहम मसला है, एक बर्निंग इश्यू है। तो इसके बारे वाटर पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, उसके कॉजेस को देखेंगे और उसके इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। सी है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन भी एक बर्निंग इश्यू है, तो इसमें हम उसके कॉजेस और इफ़ेक्ट्स को देखेंगे। डी है नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी ये आवाज़ की जो पॉल्यूशन है उसके बारे में हम देखेंगे, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में देखेंगे और उसके कॉजेस के बारे में देखेंगे। उसमें ई है न्यूक्लियर एटॉमिक पॉल्यूशन। और न्यूक्लियर एटॉमिक जो पॉल्यूशन होती है वो किस वजह से हो रही है, उसके कॉजेस क्या और उसके इफ़ेक्ट्स क्या है, इस टॉपिक में हम इसको भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल इश्यूज़ इन इंडिया। यानी कुछ बहुत सारे यानी इश्यूज़ तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इंडिया में, लेकिन उसको एक कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ को स्पेसिफिक इश्यू करा दिया गया, यानी ये इंडिया को स्पेसिफिकली अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से इश्यूज़ है जो इंडिया को अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें सब टॉपिक्स है मेजर इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन इंडिया एंड एफर्ट्स टू रिजॉल्व देम।
बहुत सारे यानी क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इस टॉपिक में हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी का बहरान कैसे होता है? सबसे पहले तो एनर्जी क्राइसिस होता है, यानी एनर्जी का शॉर्टेज हो जाता है, उसका क्राइसिस हो जाता है। और उसके इम्पैक्ट एंड रेमेडियल मेजर्स के बारे में देखें। तो उसके यानी जो जब एनर्जी क्राइसिस होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी हमारी इकोनॉमिकल लाइफ में, सोशियो इकोनॉमिकल लाइफ में उसके क्या क्या इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट पड़ते हैं। और रेमेडियल मेजर्स मीन्स उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, यानी उसके यानी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को हम अपनाएंगे कि उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। 2 है मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। और जब वो जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं तो इंडिया में बहुत सारी सोशल एक्टिविटी की जाती है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट की जाती है कि इस इश्यूज़ को कम किया, कुछ हद तक कम किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंटल कंपेन्स हैं और मूवमेंट्स हैं जो इंडिया में चलाई गई इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। तो उसमें सबसे पहली मूवमेंट है वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन, यानी जो हमारी वेस्टर्न घाट है, जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है नीचे से, तो उसको किस तरीके से कंजर्व किया जाए, यानी वो भी आज डेंजर में, खतरे में। उसको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे कि वो कंजर्व हो सके। उसके बाद है चिपको मूवमेंट ये ट्रीज को कंजर्व करने के लिए की गई थी राजस्थान में 1973 में। इसको लाया गया था चिपको मूवमेंट को, ये भी एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट है। उसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा एक रिवर का नाम है, नर्मदा को किस तरीके से बचाना चाहिए उसके लिए एक आंदोलन निकाला गया, एक तहरीक निकाली गई। क्या नाम से? नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से इस एक मूवमेंट को निकाला गया, एक मूवमेंट को चलाई गई कि नर्मदा को किस तरीके से सेव किया जाए, उस जो वहाँ का नर्मदा नदी का वाटर पॉल्यूट हो रहा है उसको किस तरीके से बचाया जाए पॉल्यूट होने से। इस चैप्टर में हम लास्ट में ये देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सिलेबस फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक वाइज हर टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।